हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इन आईओटी। आईओटी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है एम्बेडेड सिस्टम की, क्या यूज़ है उसका। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का थोड़ा बेसिक हम पढ़ते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम है क्या? एम्बेडेड सिस्टम एक कम्बिनेशन है कंप्यूटर हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर हम कुछ एडिशनल पार्ट्स भी जैसे मैकेनिकल की या इलेक्ट्रॉनिक्स के, इन सब डिजाइंस को एक जगह कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। और उसका यदि मैं एग्जांपल लूँ, एक कोई आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती हैं आजकल। ठीक है। या एसी है, अपने आप ऑन होता है, अपने आप ऑफ होता है। जब उसका टेम्परेचर एक स्पेसिफाइड लेवल तक आ जाता है तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट स्विच्ड ऑफ और स्विच्ड ऑन। ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन भी है। उसके अंदर भी क्या है कि देर इज ए चिप विच इज़ प्रोग्राम्ड। तो आप क्या देखते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो है क्या? देखिए, जब आप किसी भी डिवाइस पे काम कर रहे हो, एक्चुअल में एक तरीके से प्रोग्राम्ड मशीन है जिसको प्रोग्राम कर दिया गया है। जब हम कोई भी कंप्यूटर की बात करते हैं, जब हम कोई किसी माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, एक ब्लैंक होता है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं किया होता। ठीक है। तो उसके अंदर प्रोग्राम कुछ भी कर लिया जाता है, कुछ भी कर सकते हैं प्रोग्राम। जैसे आपने एक हार्डवेयर लिया, हार्डवेयर इज़ ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, और उसके अंदर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम है वो एम्बेडेड सिस्टम इज़ प्रोग्राम्ड फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। उसको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। तो आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन का एग्जांपल दिया, MP3 प्लेयर का एग्जांपल दिया, अलार्म क्लॉक का एग्जांपल दिया। देयर आर मैनी एग्जांपल्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोग्राम्ड कंट्रोलर्स। एम्बेडेड सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या है? उसके अंदर एक प्रोसेसर आता है, प्रोसेसर के साथ इनपुट होती हैं, आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं। इनपुट पेरिफेरल्स, आउटपुट पेरिफेरल्स, इंटरफेसिंग डिवाइसेस बोलते हैं इनको। और उसके बाद क्या है, मेमोरी होता है। तो एप्लीकेशन और डिवाइस ड्राइवर्स, हार्डवेयर, ये सब इसमें होता है। और एप्लीकेशन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क स्टैक, डिवाइस ड्राइवर्स और हार्डवेयर। तो ये दो टाइप का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें, एक में रियल टाइम दिखाया है और एक में नॉन रियल टाइम। जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं, दोज मस्ट बी वेरी मच एक्यूरेट। उनके अंदर फेलियर का कोई चांस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यदि उसके अंदर फेलियर का कोई भी प्रोबेबिलिटी है या फेलियर की कोई भी चांस है कि फेल हो सकता है, और इट मे नॉट गिव द required output in the required time, required specified time, so that will be very harmful, that is very dangerous for the application. जैसे यदि मैं एक एरोप्लेन के अंदर मैंने कोई सिस्टम लगा रखा है, और वो एयर लैंडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मान लिया लैंडिंग सिस्टम लगा रखा है और दैट इज़ बेस्ड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर, और यदि वो प्रॉपरली टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं करता, रियल टाइम एप्लीकेशन में प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इट रिस्पॉन्ड नहीं करता स्पेसिफाइड टाइम में, तो क्या होगा? दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स। ऐसे ही यदि मैं कार की बात करता हूँ, कार के अंदर ABS के अंदर कंट्रोलर यूज होता है, दैट इज ऑल्सो रियल टाइम, और यदि वो उस टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं करता तो क्या होगा? दैट विल द कार में स्ट्राइक और मे गेट एक्सीडेंट। ठीक है। और उससे क्या होगा? देयर इज लॉस ऑफ लाइफ। तो जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं वो उनका टाइमली
रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उनका रिस्पॉन्स टाइम बेटर नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम प्रॉपर नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम प्रॉपर नहीं है, इट मीन्स रिलायबिलिटी प्रॉपर नहीं है। रिलायबिलिटी ठीक नहीं है तो वी कैन नॉट यूज़ देम इन द रियल टाइम। अब हम चॉइसेस की बात करते हैं कि एक एम्बेडेड सिस्टम को कैसे चूज़ किया जाए। तो एम्बेडेड सिस्टम को जब हम चूज़ करते हैं, जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो या किसी प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं तो वो डिपेंड होता है एप्लीकेशंस के ऊपर कि हम किस जगह उसका एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, किस जगह उसको यूज़ करना चाहते हैं। दैट इज़ प्योरली एप्लीकेशन स्पेसिफिक। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक रखना ठीक भी है, बिकॉज जहाँ रिक्वायरमेंट रियल टाइम की नहीं है तब वहाँ आप रियल टाइम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जहाँ इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, सपोज करो आपको एक टॉय की बात करते हो, एक टॉय को कंट्रोल करने वाला प्रोसेसर और एक एरोप्लेन को कंट्रोल करने वाला प्रोसेसर, एरोप्लेन लैंडिंग सिस्टम के अंदर हेल्प करने वाला प्रोसेसर, क्या ये दोनों सेम लेवल की रिलायबिलिटी रखते हैं? नहीं। जो एरोप्लेन लैंडिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो दैट विल हैव द बेटर रिलायबिलिटी, बहुत अच्छी रिलायबिलिटी होगी, जबकि टॉय के अंदर यूज़ होने वाले की रिलायबिलिटी अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। प्रोसेसिंग पावर है सबसे पहले, कि जो आप चिप लगाने जा रहे हो उसको उसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है, वो कितने मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हैंडल करता है, प्रोसेस करता है, यू कैन से। और उसके बाद क्या है, उसकी रजिस्टर विड्थ है, जो विड्थ 8 to 64 बिट्स अवेलेबल है आज के टाइम पर। और मेमोरी की बात करते हैं तो रोम मेमोरी कितनी हैंडल कर सकता है, रैम कितनी हैंडल कर सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड कैन ऑल्सो अफेक्ट द प्रोसेसर सिलेक्शन, कितनी मेमोरी चाहिए उससे प्रोसेसर के सिलेक्शन के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। और क्यों क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितने एड्रेस लाइंस उसके अंदर होंगे रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर की विड्थ होगी, वहाँ से हम उसकी मेमोरी जो वो हैंडल कर सकते हैं उसका पता लगा सकते हैं कि कितनी मेमोरी हैंडल की जा सकती है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होनी है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर सीधा रिलेशन है, क्योंकि जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है इन चीज़ों की। डेवलपमेंट कॉस्ट हाई है तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि उसको आप एक नॉमिनल रेट पर सेल करना चाहते हो तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी इस टाइप की आईसी फैब्रिकेशन होती हैं उसको लो वॉल्यूम में डेवलप करना, लो वॉल्यूम में फैब्रिकेट करना, दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक सपोज करो एक मैरिज का कार्ड प्रिंट करवाने जाते हो, ठीक है। आपने जाके शॉपकीपर के पास गए और आप बोले कि मुझे ये प्रिंट करवाना है, डिज़ाइन करवा के प्रिंट करवाना है। तो वो पूछेगा आपसे कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए। वो आपको रेट नहीं बताएगा, सीधा रेट नहीं बताएगा, वो कहेगा कितनी कॉपीज चाहिए। आप बताओगे मुझे एक ही कॉपी चाहिए, तो एक कॉपी के लिए हो सकता है वो आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करे। आप कहोगे कि मुझे 10 कॉपीज चाहिए, 10 × 100 1000 बनता है, तो वो आपको हो सकता है 1000, हो सकता है क्या, श्योरली वो आपको 1000 नहीं बोलेगा। वो आपको हो सकता है बोले कि 150 के अराउंड, 5 रुपी पर कार्ड उसकी जो कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा ऑल, एंड 100 रुपीज़ डिजाइनिंग के, मैं ये मानता हूँ। तो 100 145 150 145 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली है। आप कहोगे 1000 कॉपीज चाहिए, तो 1000 कॉपी में 5 रुपी पर, तो उसकी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट मीन्स 5000, और 100 रुपी क्या है कॉस्ट,
उसकी डिजाइनिंग की कॉस्ट। ठीक है, तो कितना हो गया, 5000 प्लस 100, 5100। तो अब देखिए, जब 1000 कॉपी बनवाई आपने तो आपको कॉस्ट क्या आई पर कार्ड, 5.1 रुपी। जब आपने 10 कॉपीज बनवाई तब कितनी कॉस्ट आई, 15 रुपी। ठीक है, और जब आपने एक कॉपी बनवाई तो कॉस्ट क्या आई, तो कॉस्ट आई आपकी 100 रुपी अप्रोक्सीमेटली। मैं रफली आपको एक आइडिया दिया है। तो ये सेम जो चीज़ होती है कि वो 100 रुपीज़ जो स्टार्टिंग के किस चीज़ के थे, वो डेवलपमेंट के थे। मीन्स जब उसने डिजाइनिंग भी की है उसके अंदर, उसने अपना टाइम लगाया है, ठीक है, उसने अपनी स्किल यूज़ की है, ठीक है, वो सारा काम उस चीज़ का है। तो जैसे ही डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, कि एक प्रोसेसर को जब डेवलप किया जाता है उसके ऊपर इंजीनियर्स की टीम लगती है जो उसको डिज़ाइन करती है। उसको डिज़ाइन करने के बाद फिर उसकी फैब्रिकेशन स्टार्ट होती है। जितनी ज़्यादा यूनिट्स फैब्रिकेट की जाएंगी उतनी ही कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट कंपनसेट होती जाएगी पर यूनिट के साथ। जब कोई फ़ोन मार्केट में आता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसकी जो आईसी यूज़ हो रही है उसमें उसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, वो यदि हायर जनरेशन का है तो अभी उसकी कॉस्ट हाई होगी। और जैसे जैसे उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट में ज़्यादा आती जाएंगी तो पर यूनिट कॉस्ट कम होती चली जाएगी, और फाइनली क्या है कि उसका रेट डाउन होता चला जाएगा। दिस इज़ ए वेरी बेसिक कंसेप्ट इन द फैब्रिकेशन ऑफ, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर फैब्रिकेशन कॉस्ट से ज़्यादा जो एक्सपेंसिव पड़ता है वो पड़ता है डिजाइनिंग कॉस्ट, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट उसकी। उसका एक प्रोटोटाइप बनाना है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और जब हम उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ चिप्स निकालेंगे तो वही कॉस्ट हर एक में कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स ए गुड आइडिया टू फैब्रिकेट मैन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द आईसीज। जो भी आप आईसी, चाहे प्रोसेसर की आईसी बना लो चाहे कोई भी आईसी की बात कर लो। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन। जब कोई भी प्रोसेसर ऑपरेट करता है, ऑपरेशन में होता है, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो रिक्वायरमेंट ये होती है कि मिनिमम पावर कंजम्पशन करने वाला आपका प्रोसेसर होना चाहिए। लोअर पावर कंजम्पशन कैन ऑल्सो लीड टू द अदर फेवरेबल डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लेस हीट, स्मॉल बैटरीज, लेस वेट, लेस साइज एंड सिंपलर मैकेनिकल डिजाइन। तो ये सारा क्या होगा, दीज आर द एडवांटेजेस इफ आई कंसिडर दिस पावर कंजम्पशन फैक्टर, एंड इफ आई ट्राई टू इट मिनिमाइज, तो ये सारे आपको बेनिफिट अपने आप मिल जाएंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट, अभी इसके बारे में मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट का इफेक्ट फिर पर यूनिट कॉस्ट के अंदर आता है। ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट जितनी कम होगी उतना क्या होगा कि आपका पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। लाइफ टाइम, आप एक यूनिट बन गई उसको कितने टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको 5 ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, 10 ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी सिस्टम आपने बनाया है वो कितना रिलायबल है। ठीक है, टॉय का एग्जांपल दिया मैंने, या एबीएस का एग्जांपल ले लो, या एरोप्लेन का एग्जांपल ले लो, हर एक के अंदर आपको रिलायबिलिटी लेवल डिफरेंट चाहिए। अब एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर देर आर 2 डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज देम। अलग अलग तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम उसकी परफॉर्मेंस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो रियल टाइम और स्टैंड अलोन, नेटवर्क और मोबाइल। मीन रियल टाइम का मतलब वो ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है जहाँ इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, इमीडिएट उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। और स्टैंड अलोन का मतलब वो अकेला यूज़ हो रहा है, नेटवर्क
का मतलब वो नेटवर्किंग के साथ यूज़ हो रहा है, दैट इज नेटवर्क विद अदर डिवाइसेस ऑल्सो। मोबाइल का मतलब मूविंग के अंदर है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कंट्रोलर हैं, वो मोबाइल मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो वेरिंग एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहे हैं, यू कैन से। और कैपेसिटी के बेस पे करें तो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और सोफिस्टिकेटेड, ये इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर? चैलेंजेस क्या हैं? रियल टाइम रिस्पॉन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द डिजाइन। रियल टाइम रिस्पॉन्स आना चाहिए यदि जो जिन सर्कमस्टांसेस में वो यूज़ होना है। जैसे एक एरोप्लेन के लिए जो बनाया गया है उसका रिस्पॉन्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफाइड डिजाइन है डिजाइन के अकॉर्डिंग विद इन द टाइम होना चाहिए। और एक टॉय के लिए जो बनाया है वहाँ जो रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड है दैट मे बी डिफरेंट, तो वो लेकिन डिजाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑपरेट अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटेड मेमोरी, मेमोरी, प्रोसेसिंग पावर और एनर्जी सप्लाई, इन सब चीज़ों की जो लिमिटेड मेमोरी के अंदर काम कर पाए, प्रोसेसिंग पावर के साथ काम कर पाए और एनर्जी सप्लाई के साथ काम कर पाए। ठीक है, एनर्जी सप्लाई भी आप लिमिटेड मान के चलो, जितना आप एनर्जी सप्लाई को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे उतना ही आपका सिस्टम बेटर बनता जाएगा। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मस्ट बी इम्यून टू चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के की बात यदि हम करें तो एक प्रोसेसर पर यूज़ हो रहा है, उसके साथ कुछ हार्डवेयर जुड़ा हुआ है, कुछ सेंसर जुड़े हुए हैं, सब चीज़ जुड़ी हुई है, वो अभी इसके साथ काम कर रहा है। आपने कोई प्रोसेसर, आपने सेंसर चेंज कर दिए, हार्डवेयर कंपोनेंट चेंज कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो काम ना करे, दैट मस्ट बी इम्यून टू चेंज। उसके अंदर कोई चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये जो सारे जितने भी फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ ये मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूँ कि रियल टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर जो आप डिज़ाइन करो उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि एक प्रोसेसर जब वर्क करता है तो उसमें दो टाइप के डिलेज आते हैं। पहला है द प्रोपेगेशन डिले, जो उस आईसी के रिस्पॉन्स करने में मीन्स हार्डवेयर को यदि मैं मानूँ, हार्डवेयर के बेस पर जो डिले आते हैं। दूसरा डिले क्या होता है, सॉफ्टवेयर का डिले। सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उतने लूप्स लगा दिए, इतनी इतनी लेंथी प्रोसेसिंग कर दी, लेंथी प्रोग्रामिंग कर दी, अननेसेसरी अननेसेसरी कर दी। एक तो होता है रिक्वायर्ड थी, आपने अननेसेसरी इतनी प्रोग्रामिंग कर दी, इसको छोटा भी किया जा सकता था, तो इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, और जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे उसमें ये ध्यान रखोगे कि मेमोरी को और एनर्जी को और प्रोसेसिंग पावर को, इन सब को आप मिनिमम यूज़ करो। क्योंकि मल्टीपल एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम क्या होगा, ये सब चीज़ें बहुत काम आती है। सपोज करो आपके लैपटॉप के अंदर ही है, आपके लैपटॉप में जब भी आपको सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपका ये रहता है कि जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ फिर आप क्या चाहते हो, वो कम से कम मेमोरी ले, कम से कम वो प्रोसेसर को एंगेज करें और कम से कम एनर्जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उसको। आपको ये होती है ना, आप ये सोचते हो जब भी कोई सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, इक्वली आपका काम कर रहे हैं, दोनों इक्वली कैपेबल है, तो आप फिर क्या देखोगे कि मेमोरी किसकी कम है, आप वो यूज़ करोगे जिसकी कम मेमोरी, जो कम मेमोरी यूज़ करेगा। नोट किया होगा ये आपने। प्रोसेसिंग पावर, जो जो आपके प्रोसेसर को ज़्यादा एंगेज नहीं करेगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे, है ना। और एनर्जी सब, जो एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते हुए भी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हुए भी, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पोर्टेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी फॉर द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आप उसको एक जगह यूज़ कर रहे हैं,
आपने उसको कॉपी करके सेम सेम डिवाइस में दूसरी जगह यूज़ करना शुरू कर दिया, तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह यूज़ हो रहा है दूसरी जगह यूज़ ना हो। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आप उसको अलग से यूज़ करना चाहें, अभी वो एक नेटवर्क के अंदर है वहाँ यूज़ हो रहा है, अलग से यूज़ करना चाहे तब भी वहाँ भी यूज़ हो उसके। स्टेबिलिटी हो सिस्टम के अंदर, जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, और सर्कमस्टांसेस हार्डवेयर के सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें फॉर ए लॉन्ग टाइम वो स्टेबल रहे, ऐसा ना हो उसकी आउटपुट के अंदर वेरिएशन आ जाए। सेफ्टी इज ए स्पेशल फीचर। जब आप उसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसको आप एक सॉफ्टवेयर का जो एप्लीकेशन है वो आप डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर करते हैं, डिफरेंट जगह उनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ क्या है, तो लाइफ भी जुड़ी रहती है, वहाँ पे लोगों की लाइफ भी जुड़ी रहती है। जैसे मैंने ABS बताया आपको, या आपको मैंने एरोप्लेन लैंडिंग सिस्टम की का एग्जांपल दिया, तो देर आर लॉट्स ऑफ लाइफ विच आर एंगेज्ड विद दैट, ठीक है। तो अब यदि उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं होगा तो क्या होगा, सेफ्टी इशू आ जाएगा, पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी इशू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेफ्टी इशू भी होना चाहिए, फीचर होनी चाहिए किसी भी एम्बेडेड सिस्टम की। और एम्बेडेड सिस्टम की किसके ऊपर डिपेंड करेगी सेफ्टी, वो उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड तो करेगी, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो आप IoT डिवाइसेस के साथ एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, IoT डिवाइसेस के साथ वो कितना सिक्योर हैं, वो प्रोसेसर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना सिक्योर है, उनके अंदर जो आप उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो उसको कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है, लॉन्च फेज। सॉफ्टवेयर जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसको डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, उसको डेवलप करने में आप कितना टाइम लगाते हो, और वो रिवेन्यू जनरेट करने में कितना टाइम लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो, या कोई एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करते हो तो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है। डिजाइन लिमिटेशंस, क्या डिजाइन लिमिटेशन है, जब भी आप कोई एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करते हो तो उसके अंदर कुछ डिजाइन लिमिटेशन होंगी। जैसे स्मॉल फॉर्म फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, ये रिक्वायर्ड है, दीज आर रिक्वायरमेंट्स, सॉरी। स्मॉल फॉर्म फैक्टर, उसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो स्मॉल होना चाहिए। लो एनर्जी कंज्यूम करे, लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस विदाउट मेंटेनेंस, लंबे टाइम तक वो स्टेबिलिटी दे, स्टेबल परफॉर्मेंस दे, उसके अंदर वेरिएशन ना आए। जब जब उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तब भी उसकी आउटपुट वही आ रही है, और आफ्टर 5 ईयर उसको चेक किया तब भी उसकी आउटपुट वही आ रही है। तो इस तरीके की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कंपेटिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, कंपेटिबल होना चाहिए वो डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होने के लिए। IoT सिस्टम के साथ यूज़ कर रहे हैं, IoT डिवाइसेस के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए कि वो उसके साथ इजीली यूज़ हो पाए। और उसके बाद क्या है कि उसको कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने उसको यूज़ किया, आपने उसको इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर को, और वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाए। मैं सॉफ्टवेयर की यदि बात करूं, जो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो ऐसा होना चाहिए कि आपने इंस्टॉल किया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ना हो उसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिबिलिटीज़ हों, बहुत सारे पैरामीटर आपको फिक्स करने पड़े, बहुत सारी वैल्यूज़ आपको फिक्स करनी पड़े, तब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर पाओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने आप हार्डवेयर वैल्यूज़ पिक कर ले, हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस पिक कर ले, और अपने आप ही फिर वो हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आजकल मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो क्या करते हैं, हमें कौन सा मोबाइल ऐप ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल किया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया।
यदि एक मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड किया और उसके बाद यदि आप उसको रन करने जा रहे हो, जो उसको यूज़ करने जा रहे हो, तो वो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। आपके मोबाइल किस वर्जन का है, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके मोबाइल के अंदर स्पीकर्स कैसे हैं, आपके मोबाइल के अंदर ये कैसा है, माइक कैसा है, ठीक है, आपके मोबाइल का मदरबोर्ड कैसा है। यदि वो ये सब इन्फॉर्मेशन मांगता है तो यू विल नॉट लाइक दैट। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को आप पसंद नहीं करोगे, ऐसे एप्लीकेशन को आप पसंद नहीं करोगे। ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप सीधा इंस्टॉल करो और वो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो वो एक ब्लैंक होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका जो ब्रेन है, ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीज़ है। ब्रेन इज़ द हार्डवेयर, मैं यदि इंसान की बात करूं, और उसके अंदर जो माइंड की बात कहते हैं, फिर कहते हैं इसके अंदर माइंड, वो माइंड इज़ नॉट ए हार्डवेयर, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। वो उसके अंदर कैलकुलेशंस की जो पावर है, लॉजिकल जो पावर है ब्रेन की, उसको हम फिर माइंड बोलते हैं। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ क्या होता है, फिर उसके प्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन की प्रोग्रामिंग, ऑटोमेटिक लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्रोग्रामिंग होती है उससे क्या है कि उसके माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कहेंगे ब्रेन तो पहले से था वहाँ, लेकिन उसका डेवलपमेंट कब हुई, जब उसको प्रॉपरली ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वे जब हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं, दैट इज लाइक ए ब्लैंक कैनवस, और उसके ऊपर आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं, और वो पेंट किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या करते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जब हम बात करें, एक यदि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक आपको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसके अंदर डिजाइन, तब तक आप उसकी प्रॉपरली प्रोग्रामिंग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता इसमें इंटरप्ट्स कितने हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है, ठीक है, आपको ये नहीं पता उसे रजिस्टर का साइज़ क्या है, और ये नहीं पता आपको ये मेमोरी कितनी हैंडल कर सकता है, तब तक आप प्रोग्रामिंग क्या करोगे। आउटपुट चेक करनी आनी चाहिए कि आपने ये यहाँ इनपुट दे दी, ये प्रोग्राम कर दिया आपने, तो यहाँ ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है, तो यू मस्ट नो हाउ टू चेक द आउटपुट्स ऑन द ऑसिलोस्कोप, CRO, कैसे उसको चेक किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट देनी है तो इनपुट कैसे दी जाए, इनपुट को आप कैसे, इनपुट पिन के ऊपर आप कैसे अप्लाई करोगे इनपुट को। ठीक है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एफिशिएंट कोड, इसके अंदर क्या, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके एफिशिएंट कोडिंग उसको आनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकल कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको सिर्फ एडिशन करना और आपने 5 पेजेस का प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, एडिशन करना है तो मीन्स जो भी आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हो वो स्मॉलेस्ट साइज का होना चाहिए, सो दैट उसको मीन्स दिखने में शॉर्ट ना हो, वो टाइम भी कम से कम ले। ठीक है, मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग होने चाहिए उसको। पेरिफेरल इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेसिंग प्रॉपरली कर पाए, जो भी डिजाइन कर रहा है, जो भी डिजाइनर है, उसको ये पता होना चाहिए कि इनपुट पोर्ट्स कहाँ हैं, आउटपुट पोर्ट्स कहाँ हैं, उनका पेरिफेरल जो आप कनेक्ट करेंगे उनकी इंटरफेसिंग प्रॉपरली हो पाए। जो कोड है वो रोबस्ट होने चाहिए, वो यदि कोई एरर आ जाए, कोई स्मॉल एरर आ जाए तो उसके उसके अंदर भी विद स्टैंड करे, वो उसके अंदर ऐसा नहीं कोलैप्स हो जाए, सिस्टम कोलैप्स हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमल रिसोर्सेज के साथ काम करें, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके प्रोसेसर की मिनिमम उसकी एनर्जी यूज़ करे, मिनिमम मेमोरी यूज़ करे, और साथ में उसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी मिनिमम यूज़ हो, मीन्स प्रोसेसर को ज़्यादा बिजी ना रखे। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, आप उसको कहीं भी रीयूज़ कर पाएँ, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ आप रीयूज़ कर पाओ। तो इससे क्या होगा
आपको न्यू प्रोजेक्ट्स में हेल्प मिलेगी, आपको दोबारा से सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या पार्ट्स होते हैं, क्या इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं, कहीं से स्टार्ट कर दो। हाउ, जैसे यहाँ से चूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी को लर्न करना, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानना, स्टार्ट विद मिनी प्रोजेक्ट्स, उसके बाद यूज़ सिमुलेशन टूल, सिलेक्ट कंपोनेंट्स, गेट इक्विपमेंट्स, नो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको, ये कुछ कंपोनेंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टेप्स की बात करते हैं, तो 11 स्टेप्स क्या है। सी और सी प्लस प्लस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो आज के टाइम में, हमने तो वैसे फोर्ट्रन पास्कल थी हमारे टाइम में, फोर्ट्रन भी पढ़ी है, पास्कल भी पढ़ी है, लेकिन आज के टाइम में जो सिंपलेस्ट लैंग्वेज मानते हैं, बेसिक लैंग्वेज मानते हैं, जिनका जो स्टार्टिंग है वो सी और सी प्लस प्लस मानते हैं। तो लर्निंग सम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होनी चाहिए, और गेट द बेसिक इक्विपमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, चूज़ ए माइक्रो कंट्रोलर एंड टूल चेन। माइक्रो कंट्रोलर और जो उसके साथ में जो टूल होते हैं उनका सिलेक्शन करना है आपको, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड द डेटा शीट्स, जो उसके साथ डेटा शीट्स आते हैं कंपोनेंट्स के साथ, उनकी डेटा शीट्स को आपको रीड करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपोनेंट का मैक्सिमम पीक करंट क्या है, किस मैक्सिमम वोल्टेज के ऊपर वो यूज़ हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका डिले टाइम क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होने चाहिए। ये सब किस चीज़ में आती हैं, डेटा शीट में आती हैं। हर एक कंपोनेंट का सब चीज़ पता होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ पता होगा, लेकिन वो डाटा शीट रीड करनी आनी चाहिए आपको। डाटा शीट साथ आती है, वो रीड कर पाओ आप। एग्जामिन द कंपोनेंट्स को आप एग्जामिन कर पाओ, देख पाओ, समझ पाओ उनको। डिज़ाइन ए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाओ। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसका प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को टेस्ट करना है, उसके बाद डिप्लॉय द एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन को जहाँ भी उसको यूज़ होना है उसको वहाँ डिप्लॉय करना आना चाहिए। सपोज करो आपने पासवर्ड लॉक बना दिया बाइक के लिए, तो पासवर्ड लॉक बन गया, आपने टेस्ट कर दिया, प्रोटोटाइप बना लिया, आपने टेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या है कि उसको जहाँ वो यूज़ होना है, जैसे बाइक के अंदर यूज़ होना है, तो बाइक के अंदर लगा के देखो, आप उसको डिप्लॉय करके देखो। स्पोर्ट एंड अपग्रेड, उसके बाद उसके अंदर कहीं यदि कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको पता नहीं चाहिए कि वो फॉल्ट कैसे हैंडल करना है, और उसको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट कभी हो तो आप उसको अपग्रेड कर पाओ। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कर पाओ। कुछ डेवलपमेंट टूल्स क्या हैं, एम्बेडेड डेवलपमेंट टूल्स हैं, हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आते हैं, जैसे विंडोज़ सीई है, योक्टो लाइनेक्स है, थ्रेड एक्स है, ये डिफरेंट टाइप के हैं। लैंग्वेज कौन सी यूज़ होते हैं, सी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा। और टूल्स क्या यूज़ होंगे, आई डी ई, पी डी के, एस डी के, ये सब चीज़ हम अब अभी आगे पढ़ें। कंपाइलर, टूल चेन, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिबगर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के बारे में जब हम बात करें तो एडिटर क्या होता है। एडिटर सिंटेक्स हाइलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, कोड फोल्डिंग का काम करता है एडिटर, और सिंबल नेम ऑटो कंप्लीशन, सिंबल्स को ऑटो कंप्लीट करने के काम आता है। कोई आपने सिंबल्स डाल दिए, स्निपेट्स, ऑटो क्लोजिंग ऑफ एक्सएमएल एंड एचटीएमएल टैग्स, कोड नेविगेशन, इन चीज़ों के काम आता है एडिटर। कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर इज अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द कोड इनटू द लो लेवल मशीन लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज तो 0 1 है, 10 10 जो ये लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो कील एक कंपाइलर है, 8051,
फैमिली के लिए। असेंबलर क्या है? इट कन्वर्ट द ह्यूमन रिटन कोड, सेम चीज़ है, को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है फिर कंपाइलर और असेंबलर में? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज आपको पता होगी जो हेक्स कोड की फॉर्म में होती है। और जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे जैसे आपने सी में प्रोग्राम लिख दिया तो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डीबगर क्या है? कोई भी यदि फॉल्ट आते हैं प्रोग्राम के अंदर, कोई एरर्स आती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए डीबगर यूज़ होता है। लिंकर क्या होता है कि डिफरेंट जो पीसीज होते हैं, जब जब भी हम आप कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं कि एक स्मॉल पीसीज के अंदर लिखते हैं, छोटे छोटे पीसीज सेगमेंट्स में लिखते हैं, उनको लिंक करने के लिए लिंकर्स यूज़ होते हैं। एमुलेटर क्या होते हैं? एमुलेटर एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक रिप्लिका होते हैं, जो आपका सिस्टम है उसका रिप्लिका होता है। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को, वो सॉफ्टवेयर रियल कंडीशंस में कैसे यूज़ होगा, ठीक है, वो उसका सिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कैसा कैसे यूज़ होगा रियल कंडीशंस में, रियल एनवायरनमेंट में वो कैसा यूज़ होगा, तो वो टाइप का फील लेने के लिए, वो आउटपुट कैसी आएंगे उस टाइम, तो उसके लिए एमुलेटर यूज़ करते हैं। IDE क्या है? IDE is a software that provides the set of necessary tools in one package. डिफरेंट टाइप के टूल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप के टूल्स आपको अलग अलग पिक करने पड़ेंगे। तो ये सेट IDE क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आपको सभी टूल्स एक जगह प्रोवाइड करता है, एक पैकेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब IDE टूल्स हैं बहुत सारे जिनकी हम बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख लेना इन चीज़ों को। जैसे पाईचार्म है, ये एक टूल है, इसका क्या है, स्पेशलिटी क्या है? ये लाइनक्स के साथ भी यूज़ होता है, विंडोज़ के साथ भी यूज़ होता है, मैक के साथ भी यूज़ होता है, सभी के साथ यूज़ होता है। और इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन और एरर हाईलाइटिंग एंड फिक्सिंग, ऑटोमेटेड कोड रिफैक्टरिंग और इजी प्रोजेक्ट नेविगेशन और इंटेलिजेंट टेस्टिंग, रिमोट डेवलपमेंट ऑन वायरल मशीन्स, सॉरी वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर रिमोट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ये इसकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं जो मैंने पाई चार्म के नाम से बताया है, तो इसकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। दूसरा है वेबस्टॉर्म। वेबस्टॉर्म के अंदर ये स्पेशलिटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया QT क्रिएटर। QT क्रिएटर के अंदर ये स्पेशलिटीज़ हैं। C++, जावास्क्रिप्ट और QML को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। MPLAB X की स्पेशलिटी ये दे रखी है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है, देख लेना ये चीज़। और उसके बाद IDE टूल लिस्ट में और नेक्स्ट नाम आता है विजुअल स्टूडियो का। तो विजुअल स्टूडियो की स्पेशलिटीज़ हैं, वो क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दे रखी हैं। एक्लिप्स के नाम से आता है, उसके बारे में बता रखा है कुछ। उसके बाद नेट बीन्स के नाम से है। तो बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं यहाँ। मैटलैब इज़ अ वेरी कॉमन, जो आप लोगों को पता है मैटलैब। उसके बाद क्या है कि आर्डिनो, जो लेटेस्ट है, आजकल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आर्डिनो IDE। और उसके बाद है आर्म कील। ये तो बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आए थे, ऑल टाइम से यूज़ कर रहे हैं हम इसको। उसके बाद है कोड कंपोजर स्टूडियो। ठीक है, ये सभी IDE टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक्स के अंदर इतना ही है, माइक्रो कंट्रोलर बेसिक्स के अंदर। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे